पहला सवाल है, ब्रॉडर इन मीनिंग इज। जो ब्रॉडर है मीनिंग के अंदर, वो हमारे पास एम्स होते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हमारे पास गोल्स होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव, यानी एम्स वो होते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, कोई हम उसके डेट नहीं होती कि कब से शुरू होंगे कब ये फिनिश होंगे। तो जबकि जो हमारे गोल्स होते हैं ना, वो 5 से 10 साल का टाइम रखती हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो एक विद इन क्लास या एक खास टाइम में स्पेसिफिक होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं। सेकंड है, द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ स्कोर इज कॉल्ड। एवरेज को हम मीन बोलते हैं, दरमियान में अगर हो मिड पॉइंट तो मीडियन बोलते हैं, और अगर हमने फ्रीक्वेंसी की बात करनी हो तो मोड कहते हैं उसे। एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय करस्पॉन्डेंस। वो एजुकेशन जो खत्तो किताबत के जरिए होती है, वो एजुकेशन जो खत्तो किताबत के जरिए होती है, उसे हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन हो गया, कोई रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल रहे हैं, या उसके अंदर किताबें घर आ रही हैं, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। द फर्स्ट किंडर गार्टन वाज स्टार्टेड बाय। पहला जो किंडर गार्टन स्कूल स्टार्ट वो फ्रेडरिक फ्रोबल ने शुरू किया था। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इसकी एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन यहाँ पे इसका जवाब ए है, फ्रेडरिक फ्रोबल। ठीक है, इसने पहला किंडर गार्टन स्कूल शुरू किया था। फिफ्थ है, व्हेन लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो लॉर्ड मैकाले 1833 के अंदर आया था। 1835 के अंदर बेंटिक रेजोल्यूशन, या जिसे लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट भी बोलते हैं, वो 1835 के अंदर जो है वो मंजूर हुई। हु थिंक एजुकेशन इज द की फॉर सोसाइटी, की ऑफ सोसाइटी। कौन कहता है कि एजुकेशन जो है वो की है, चाबी है सोसाइटी की। एक सोसाइटी जो है वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड, ये इस टोटल बात करता है। द सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस मैंने बताया था 1977 के अंदर जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हुई थी, जबकि दूसरी 1980 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हुई थी, तीसरी बांग्लादेश में, चौथी जकार्ता में, ईटीसी। लो लिटरेसी रेट बैडली इन्फ्लुएंस सोसाइटी इन। अगर लिटरेसी रेट कम होगा, कम पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनके क्या असरात होंगे, उसके सोशल डेवलपमेंट नहीं होगी, यानी लोगों का आपस के अंदर मिलजुल के रहना, एक अच्छा मुआशरा नहीं बनेगा, इकोनॉमी मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आएगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, या ओवरऑल डेवलपमेंट। तो हर चीज, जब अनपढ़ लोग होंगे तो हर कहीं से हम लैग कर रहे होंगे, किसी एक खास एरिया में नहीं है, बल्कि हर कहीं से लैग कर रहे होंगे। इन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान एजुकेशन के लिहाज से द टॉप रैंकिंग कंट्रीज के अंदर है, कि हमारा कोई 85 या 90% प्लस नहीं है, ना हम बिलो है कि हम 50% बिलो चल रहे हैं, बल्कि हम मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त का लिटरेसी रेट जो है वो 63% है। प्रॉब्लम ऑफ अ टिपिकल स्कूल इज, जो एक टिपिकल स्कूल नैरो माइंडेड स्कूल है, उसका यही है, जो प्रॉब्लम एजुकेशन के अंदर स्कूलों के अंदर है ना, दिए गए प्रॉब्लम में से वो यही है कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट हाई। जिसका जितना ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होगा, उतना वो इदारा अनसक्सेसफुल होगा। उसके बाद लिटरेसी रेट हो गया। टू मेक द कंटेंट परमानेंट इन द माइंड इज कॉल्ड। आपकी कोई चीज है उसके आपके माइंड के अंदर परमानेंट हो, तो ये हम इसको बोलते हैं ना कि एक चीज लर्न की है वो रिटेंशन, यानी वो हमारे माइंड के अंदर है, तो हम उसको बाद में उगल सकते हैं, रिटेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। लर्निंग सीखना, ठीक है, और टीचिंग पढ़ाना रिटेंशन होता है। रिटेंशन का पता चलता है ना कि ये बंदे ने किसी चीज को परमानेंटली स्टोर कर लिया, लर्न कर लिया, तो रिटेंशन होगा। कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम स्टार्ट फर्स्टली फ्रॉम। देखें, जो हमारे कंपोनेंट कंपोनेंट कितने हैं, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम या कंपोनेंट 4 है ना। पहला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा कंटेंट। तीसरा टीचिंग मेथड। चौथा एवेल्युएशन। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है। करिकुलम प्लानिंग इज रिलेटेड टू। देखिए, जो करिकुलम की डेफिनेशन ही यही है कि करिकुलम बेसिकली एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर या एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट होता है। यानी करिकुलम, ये मुझे देखने दें,
मैंने बताया है इसको पहले कि 63% है लिटरेसी रेट, पाकिस्तान का 63% है। तो पुराना सवाल है। अच्छा, तो ये बच्चों के जो है ना वो एक्सपीरियंसेस के साथ होता है करिकुलम जो होता है, तो एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो बच्चों लर्नर को दे, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, बच्चों को इंटरेस्ट, एज, उस वगैरह देखते हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है। हु डिक्लेयर्ड करिकुलम इन रिटन प्रोग्राम, ये डेफिनेशन है कि करिकुलम जो है वो एक रिटन प्रोग्राम है, ये स्मिथ ये बात करता है। रिटेंशन की बात की है, रोटेशन नहीं है, रिटेंशन। रिटेंशन होता है आपने कोई चीज याद की है और मैं आपसे पूछता हूँ हाँ जी ये चीज क्या है, आप मुझे वो चीज सुना देते हैं, या मैं कोई आपसे बात पूछता हूँ तो आप उस बात का मुझे जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया है और आप उसने आपने आपने उसकी रिटेंशन कर ली है। रिटेंशन मैंने उस चीज का जवाब देना, वो चीज आपकी जो स्टोर है उसको, यानी पहले सीखा फिर रिटेंशन हुई, यानी कि आपने फिर मुझे वो बताया। जैसे हम इसको ये भी कह सकते हैं, स्कूल में बच्चे आपने दाखिल किए, 10 बच्चे दाखिल किए और पूरे साल 10 बच्चे रहे, तो हम कहेंगे कि आपका 100% रिटेंशन रेट है कि आपने जितने बच्चे दाखिल किए वो उतने ही रहे, आप में से कोई उसमें स्कूल में से किसी बच्चे ने ड्रॉप आउट नहीं किया, इसका मतलब है कि उसका रिटेंशन रेट हाई है। मैंने कोई चीज आपको पढ़ाई, फिर मैंने आपसे वो चीज सुनी, जो मैंने पढ़ाया था आपने वो सुना दिया, इसका मतलब है कि आपका रिटेंशन रेट हाई है, आपने सब कुछ याद किया हुआ है, सब कुछ अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया हुआ है। हु इज फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी का फाउंडर कौन है? ये जीन प्याजे है। कौन है? जीन प्याजे हैं। तो हेड ऑफ सेकेंडरी स्कूल इज बोर्न टू टीच 6 क्लास, एजुकेशन कोड के अंदर हमने बात की थी ना कि जी 6 पीरियड जो है वो हेड मास्टर पढ़ाएगा, 17 स्केल का जो लेक्चरर है वो 24 पीरियड पढ़ाएगा हफ्ते के अंदर, जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है वो 36 लेक्चर पढ़ाएगा। तो ये एक एजुकेशन कोड है जिसके अंदर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, यानी वो चीजें जो हमें हायर अथॉरिटीज ने, फॉर एग्जाम्पल अब सेक्रेटरी ने ना मुझे कोई बात करनी है डायरेक्शन निजाम, तो वो बेसिकली उसकी जो बातें हैं वो एजुकेशन कोड के अंदर लिखी जाएंगी, ठीक है। तो अब भाई हमारे पास जैसे वो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे इतनी स्पेस चाहिए, हाई पे इतनी चाहिए, हायर सेकेंडरी पे इतनी चाहिए, इतने 40 बच्चों पे एक टीचर चाहिए। अब ये जो सारी बातें जो सारी बातें जो आती हैं इसके अंदर, जी जो प्राइमरी स्कूल टीचर है उसको 36 लेक्चर देने होते हैं उसमें, ठीक है। और जो उसके बाद यानी एलिमेंट्री के लिए भी यही है, और इवन सेकेंडरी स्कूल तक शायद 30 होते हैं, श्योर नहीं है। लेक्चरर जो हमारा कॉलेज लेवल का कोड है ना, एजुकेशन कोड, कॉलेज लेवल पे मैंने 24 लेक्चर पढ़ाने हैं। जितना स्केल मेरा ऊपर होता जाएगा, यानी 18, मेरा स्केल 18 हो, 18, 17, 18 का एक ही रूल होता है, 1900 हो गया तो फिर उसके बाद वो 6 लेक्चर कम हो जाएंगे, इससे 18 हो जाएंगे। इसी जो प्रिंसिपल है या जो लेक्चरर है उसने 6 पीरियड पूरे हफ्ते के अंदर पढ़ाने होते हैं। विच ऑफ द अथॉरिटी हैवीली रिलाइज ऑन हायरार्की, कौन सी अथॉरिटी है हायरार्की के ऊपर, रूल्स, रूल्स के ऊपर, एंड रेगुलेशन, इन रूल्स को देखती है। भाई रूल क्या है? हर चीज बड़ी क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, जी हाँ जी पहले फलां बंदा साइन करेगा फिर फलां करेगा, पहले फाइल फलां के पास जाएगी फिर फलां के पास, फिर जी बिल्कुल रेड टैप जो है ना, ये ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की बात है कि वो प्रॉपर एक स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, एक तरतीब के साथ जो है वो चला जाता है। तो उसके बाद यानी लो से बिलो से ऊपर या हायर से नीचे एक तरतीब के साथ चलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर ये बात होती है। अच्छा, the general statement that describe national aspiration about life outcome as a result of educational are called, देखिए जनरल स्टेटमेंट, मुझे एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर इतना काम करना है, जनरल स्टेटमेंट है, हम ऐसे कर लेंगे। जनरल स्टेटमेंट एम्स के अंदर आती है, जहां को 5 से 10 साल का दौरानिया हो तो वो गोल्स के अंदर आ जाएंगे, और जहां एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम हो, दिन हो, महीना हो, हफ्ता हो, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। एनसीएचडी, नेशनल कमीशन फॉर
ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एक इदारा है एनसीएचडी। ये हमारे जो डेरों के ऊपर स्कूल बने होते हैं ना, वो स्कूल जो ये लिटरेसी के स्कूल होते हैं जिसे हम बोलते हैं, ये एनसीएचडी इदारा इसको चलाता है। यानी इसकी तनख्वाहें एनसीएचडी, नेशनल कमीशन फॉर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बाहर से एड लेके ये इदारा चलता है। और ये जो है ना वो मतलब हमारे पास हाजिर मिसाल यही है कि जो डेरों के ऊपर स्कूल वगैरह चल रहे होते हैं वो इनकी डोनेशन से होते हैं। तो एनसीएच, ये छोटे छोटे कोई एब्रीवेशन है, ये जो है ना आपको पता होना चाहिए। जैसे नेक्टी का था, ये एनसीएचडी हो गया, एचईडी, एचईसी, एससीडी, क्वाड। तो ये जो एब्रीवेशन है ना, मतलब इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, उनको आप जो है वो कर लें, ठीक है। इसके जो है पंजाब एग्जामिनेशन फाउंड कमीशन, ठीक है। और अगर वैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग को वैसे बन जाता है, आपने स्कूल साइड पे देखना है, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये सारी चीजें जो ना, ये मुझसे पूछा गया था टैप्टा वाला ना, इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था, टैप्टा स्टैंड फॉर, ठीक है, पीटीसी भी, पंजाब प्रोवेंशियल टेक्स्ट प्रोवेंशियल टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड, इस तरह होगा शायद, पता नहीं। तो बहरहाल ये जो है ना, ये आपको जो बेसिक है ना, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। इंडक्टिव मेथड हेल्प्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम, इंडक्टिव के अंदर हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, स्पेसिफिक पहले एग्जाम्पल फिर जनरल की तरफ जाते हैं, जबकि डिडक्टिव के अंदर पहले जनरल और फिर स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम इज डिफाइंड बाय, किसी भी करिकुलम, कौन सा करिकुलम कितना इफेक्टिव है, इसकी एवेल्युएशन से पता चलेगा। जब हम उसका जायजा लेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव करिकुलम है। अ, जी बहरहाल, ऐसे किया करें ना, देखें, याद करने के लिए आप उस चीज को किसी चीज के साथ जोड़ा अच्छा, ये इंडक्टिव डिडक्टिव की बात कर रहे हैं, इसको ना आप यूं कर ले। मैं इसको आप आसान सा तरीका बताता हूँ। आप क्लासरूम में गए, और क्लासरूम में जाने के बाद ना आपने वहां पे कहा, बच्चों आज मैं आपको पहले, आप बच्चों को ना एग्जाम्पल बताते हैं, कोई ना कोई बच्चों को आप मिसालें बताते हैं। उसके बाद फिर आप बच्चों असल टॉपिक की तरफ आते हैं। नहीं बच्चों, आज आप जो है ना, क्या आपने देखा है कि जब धूप निकलती है तो क्या होता है? क्या आपने देखा है कि जो पौधे धूप में खड़े होते हैं तो उनसे, उनका जो है ना, उनको फल बड़ा जल्दी पक जाता है, जो छांव में होते हैं। तो अब आप मिसालें दे रहे हैं पहले, फिर उसके बाद आप जो है ना बाद में टॉपिक की तरफ आते हैं कि फोटोसिंथेसिस इस तरह ये वगैरह। अब जहां जब क्लास में पहले मिसालें दें और फिर आप जो है ना वो असल टॉपिक की तरफ आए, तो ये इंडक्टिव होगा। यानी पहले स्पेसिफिक कहते हैं मिसाल को, स्पेसिफिक क्या कहते हैं, मिसाल को देना। जनरल क्या होता है, रूल होता है। पहले स्पेसिफिक बताएंगे फिर जनरल की तरफ जाएंगे, इंडक्टिव हो गया। और आप क्लास में जाते हैं और आप कहते हैं, बच्चों आज हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, और फोटोसिंथेसिस जो है ना, फिर आप फोटो पढ़ाने के बाद फिर आप उसकी मिसालें दें, तो फिर जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक। हर एक का याद करने का अपना स्टाइल है। ये वाला डीजी खान किसी को याद रहता है, ठीक है, ये इस तरह याद कर ले जो इन्होंने कीवर्ड बनाया हुआ है। ये मुझे भी बताया गया था, पर मुझे इससे ज्यादा ना अपना ये वाला याद रहता है कि क्लास में पहले जाके एग्जाम्पल देनी है तो ये इंडक्टिव हो जाएगा। यानी पहले स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, यानी जहाँ पे हम चीजों को बड़ा इलेबोरेट कर रहे होते हैं, डिटेल में बता रहे होते हैं, इंडक्टिव होता है। और जहां हम चीजों को सम अप करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, रूल बता के जल्दी जल्दी बात को वाइंड अप करते हैं, जहां हम सिर्फ रिवीजन कर रहे होते हैं, जहां पे हमने शॉर्ट टाइम में कुछ करना होता है, वो सारा डिडक्टिव के अंदर आता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो आप इस तरह अपना कोई जुगाड़ लगा लें। एनसीएचडी जो पेपर में आई है बस ये काफी है। ज्यादा जो है ना वो इतना लास्ट टाइम ना जो आया हुआ था ना, NEHR, नेशनल एजुकेशन ऑफ हायर हायर एजुकेशन, इस तरह का जो टीचर ट्रेनिंग का था, वो भी। तो ये जो है ना, किसी ने आपके पास ना, किसी के पास ना वो बुक बुक होगी भाई नईम की ना, जोन ऑफ एजुकेशन। उसके अंदर ना एक पेज है जिसके ऊपर जो एब्रीवेशन का है, जिसके पास है ना, क्योंकि मेरे पास मुझे सर्च करनी पड़ेगी, पड़ी हुई तो होनी है मेरे पास ना। तो उसका जो पेज है ना वो एक एब्रीवेशन वाले एक दो पेजेस हैं, उनकी तस्वीर को ग्रुप के अंदर शेयर कर दें और उसको आप लोग दोहरा लें, ठीक है। और दूसरी देखिए, जो पेपर के हवाले से तो गाइडेंस आपको सारा पता ही है। बस अल्लाह ताला से मदद मांगे कि वो पेपर में वो कुछ आए जो आपने पढ़ा है, पेपर में वो आए जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है। एजुकेशन बहुत वास्ट है, सब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। यानी देखें, कितने सवाल हैं मुझे नहीं आते, पर अब इतना मुझे तो
2020 से पढ़ा रहा हूँ, और 2020 से अब तक पढ़ाते हुए अब 2024 यानी तकरीबन 4 5 साल हो गए हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जो है ना, अब कितनी चीजें हैं नहीं आती। इसलिए आपने सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह जो आसान, जो जो मुझे आता है ना वो आ जाए, आपके लिए आसानी पैदा करे। ठीक है, तो इस तरह ही बात बननी है। अदरवाइज जो है ना वो बहुत सी चीजें जो है, नेगेटिव मार्किंग एफएससी एफपीएससी के अंदर कोई नहीं है। खुद खुद एतमादी आपके अंदर हो, ठीक है, बिल्कुल डरे नहीं और लूज नहीं हो, बस खुद एतमादी हो कि मैंने, अब मैं गुफ्तगू देखता हूँ आप लोगों के ग्रुप के अंदर भी और बाकी भी, आप अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपका सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा जी, डायरेक्टिंग, एडवर्टाइजिंग एंड एडवाइजिंग एंड एनकरेजिंग। अच्छा, जहाँ एनकरेज करना हो, एडवाइज करना हो, तो उसे हम सुपरविजन बोलते हैं। बस ये इंग्लिश पोर्शन मेरी भी कमजोर, क्योंकि मैंने करवाया ही नहीं ना, मैंने इसकी तरफ तवज्जो की है। तो ये कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। अगर अब तक कुछ नहीं किया तो अब इतने 2 4 दिन में क्या कर लेंगे, लेकिन ये भी था कि थोड़ा थोड़ा साथ में करते रहते। आ जा आ जा, चुप, ठीक है ठीक है, बस रोना नहीं, आ जा। मम्मा ने मारा? किसने मारा? भाई को मैं भी पूछता हूँ, भाई को पूछता हूँ, हमने रोना नहीं है, चुप करके बैठना। अच्छा, सुपरविजन देखिए, ये मैनेजमेंट, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें ना सम हाउ मुख्तलिफ है। अब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को हम अलग एक तरफ से देखते हैं, और सुपरविजन और इंस्पेक्शन को अलग तरह से देख रहे होते हैं। अब सुपरविजन जो है बेसिकली एक पहली सीढ़ी है कि मैनेजर एक बड़े लेवल का होता है, यानी पहले सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है हायरार्की के अंदर। तो एक फर्स्ट लेडर है सुपरविजन, जो ना किताब के अंदर सवाल भी था कि सुपरविजन एक फर्स्ट लेडर है एक स्टेयर की, और उसके बाद में कहीं मैनेजमेंट है और फिर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन है। सुपरविजन का खास बात यह है कि जहां एक आपको मोहब्बत नजर आए, जहां एनकरेजमेंट है, जहां पे गाइडेंस है, जहां पे कोऑर्डिनेशन है, जहां मिलजुल के काम करने वाली बात है, जहां कोई डर खौफ नहीं है, जहां सिर्फ मैनेज नहीं करना, वो हम सुपरविजन के अंदर देखते हैं। A type of test used to predict future situation of the student। फ्यूचर के बारे में जो बात होती है वो एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है। सैम्पलिंग इन विच नॉट इंडिविजुअल बट ग्रुप्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, यानी वहां पे हम करते तो रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन पूरा ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। तो रैंडम जो हमारे पास होती है ना, क्लस्टर सैम्पलिंग, उसके अंदर हम पूरा ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करते हैं। When information and ideas are shared among the staff member, it is said that there exists। जब आप ना अपने स्टाफ मेंबर्स के, अमंग स्टाफ मेंबर, यानी मैं लेक्चरर हूं और कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज में अपने दोस्तों के, अपने सेम रैंक के अपने स्टाफ मेंबर्स को शेयर करता हूं, यानी अपने लेवल, अगर तो मैं निचले लेवल पे शेयर करूं ना, अगर मेरे से डायरेक्शन निचले जूनियर्स और निचले वाले लोगों को, कम ओहदे वालों को जा रही है, तो ये होगी डाउनवर्ड। और अगर हायर वालों को हो तो अपवर्ड होगी, और अगर मेरे ही लेवल के होंगे तो फिर वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। इन चीजों को बिल्कुल ना देखें, ठीक है। एक ये चीज ना याद रख लें कि जो कंपटीशन होता है ना, वो सिर्फ 10% लोगों के ऊपर होता है। ठीक है, यानी अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है ना, तो जो पढ़ के आने वाले वो 10 लोग हैं। आपका कंपटीशन 10 लोगों में। आपने जब एफपीएससी का ये एग्जाम देना है और जब आप सेंटर पे जाएंगे, आप देखेंगे कि 50% लोग तो आएंगे भी नहीं। ठीक है, 50%। अब मैं देखता हूँ यहाँ कितने आप में से स्टूडेंट हैं जो कभी कभार क्लास में लेते हैं, जो मुझसे पहले के 2 3 सेशन मुझसे पढ़ भी चुके हैं, और वो मुझे वैसे करते हैं कि सर हम ना किस वजह से मसरूफ हो गए थे, हम पढ़ नहीं सके, तो हम टेस्ट अगर ना दें सर जी, पता है हमारी तैयारी तो है कोई ना। अब ऐसे लोग, अब क्या, मैं उनको थोड़ा सा ना डांट पिलाता हूँ कि खुदा के बंदो, ये क्या बात हो गई कि एट द एंड जो है ना वो मतलब कबूतर को जो है वो बिल्ली देख को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले, पेपर नजदीक आ गए तो आप लोग जो है डर गए, आप बुजदिल बन गए। आप मैदान में उतरे, ठीक है, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, एग्जाम जरूर दें, पेपर जरूर दें, और आप जाएं उस वहां पे देने के लिए, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, एक मोटिवेशन ही मिलेगी। यानी जब जिंदगी में हम हारते हैं ना, मतलब कितनी कितनी दफा मैं जिंदगी में नाकाम हुआ हूँ किसी टेस्ट में, किसी चीज,
वो टेस्ट या वो एग्जाम के अंदर नाकाम होना एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता था कि यार मैंने, और कुर्बानी के बाद कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे, मैंने कहा अल्लाह आपको सबको कामयाब करे, लेकिन आप 2-3 हज़ार लगा के किराया भर के जाते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद नहीं कामयाब होते, इससे बड़ी मोटिवेशन और क्या होगी कि मैं पहले बड़े मुश्किल में था, और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा। ठीक है, टेस्ट जरूर दें, एतमाद के साथ जाएं, अल्लाह ताला से मांगे, और आपका कंपटीशन जो है बहुत कम लोगों से है। सिर्फ आप नहीं, आप जैसे और भी बहुत से लोग हैं। कितने लोगों के मुझे मैसेजेस मिले हैं कि हम जो है ना नहीं पढ़ पाए, और जो है वो हम टेस्ट ना दें, लेकिन मैंने सबको यही मोटिवेट किया कि आप टेस्ट जरूर दें, टेस्ट हर सूरत दें। जी ठीक है, आगे चलते हैं। The process of unifying the contribution of the people, material, and other resources toward the achievement of a recognized purpose is called। अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर ना एक कीवर्ड हमने तलाश करना है, और कीवर्ड क्या है कि जो हमारे पास होता है ना, जो रिसोर्सेज की अरेंजमेंट होती है, यानी रिसोर्सेज या मटेरियल को इस तरह तरतीब देना है कि वो हमारे जो पर्पज है उसको अचीव करने के अंदर हमारे लिए हेल्पफुल रहे। यूनिफाइंग, यूनिफाइंग का मतलब ये होता है कि तरतीब लगाना है किस्म का, ठीक है, जिसको जिस तरह की जरूरत है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का कीवर्ड है। लीडरशिप, लीडरशिप वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, यानी लीडरशिप वो शख्स होता है जिसका एक इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी लोग सुनते हैं, जिसकी लोग मानते हैं, जिसको लोग चाहते हैं, जिसके साथ लोग चलना अपना फख्र महसूस करते हैं, वो लीडरशिप होती है। Staff participation decision making means that staff should be involved in staff party। अब डिसीजन मेकिंग में स्टाफ शामिल है, इसका मतलब ये है कि जो भी फैसले हो रहे हैं उनके अंदर जो है वो स्टाफ शामिल है, जिसका मतलब जो भी पॉलिसी बन रही है, जो पॉलिसी बन रही है वो क्या, पॉलिसी एग्जीक्यूशन और होती है, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जहां फैसले होते हैं वहां पॉलिसी बनाई जाती है। तो जहां पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी फार्मुलेशन के अंदर जो काम आ रहे हैं, डायरेक्टिंग जो है ना, डायरेक्ट करना ज्यादा तो इसके अंदर आएगा, किसी शख्स को कोई काम सौंपना, किसी शख्स को कोई काम सौंपना, उसके काम को जो है वो कंट्रोल करना भी आ सकता है, कमांड करना भी, ये सारे जो कीवर्ड है ना, कमांड करना, कंट्रोल करना, इनको आप बहरहाल थोड़ा सा ना डिटेल के अंदर देख लीजिएगा। और मेरा जो सवाल जब मेरे सामने आता है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तुक्का उनका कीवर्ड से लग जाता है एग्जैक्ट मुझे, लेकिन ये तीनों कमांड, कंट्रोल, डायरेक्शन, ये समहाउ जो है वो 50-50% इनके मीनिंग आपस में मिलते जुलते हैं। स्टाफ पार्टिसिपेशन इन, हो गया। टेस्ट, टेस्ट चूंकि टेस्ट की डेफिनेशन है, टेस्ट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, टेस्ट इज द सम ऑफ क्वेश्चन। तो टेस्ट इज मेजरिंग, एक इंस्ट्रूमेंट टूल है जिसके जरिए हम मेजर करते हैं। टेलर ने जो है वो मॉडल दिया था, करिकुलम का मॉडल दिया था, और सबसे पहला मॉडल जो है करिकुलम के ऊपर 1949 के अंदर वो टेलर ने दिया था। when every number of the accessible population has an equal chance of being selected, रैंडम सैंपलिंग के अंदर हमारे पास इक्वल चांस होता है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। A process of reducing the role of central government in planning and providing direction education at local or district level refer to, जहां पे सेंट्रल लेवल से लेके हमने एजुकेशन को प्रोविंसेस को, डिस्ट्रिक्ट को, निचले लेवल पे कर दिया, तो डिसेंट्रलाइजेशन होगी। और अगर एक चीज ऊपर जा रही हो तो सेंट्रलाइजेशन है, ऊपर से एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। जब नीचे उसके प्रोसेस में डिवीजन हो रही है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होगी। रिक्रूटिंग सोर्सेज विच इज नॉट एक्सपेंसिव इन, यानी जब आपने अपनी कंपनी के लिए किसी बंदे को हायर करना है तो कौन सा इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉट एक्सपेंसिव है। एडवर्टाइज करना महंगा है भाई, अखबार में देना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, या एम्प्लॉयज रेफरल्स, आप अपने किसी एम्प्लॉयज को कहते हैं यार मुझे एक टीचर चाहिए, वो अगले दिन किसी दोस्त को लेके आ जाता है, तो ये रेफरल जो है ना सबसे आसान तरीका है एम्प्लॉयज को हायर करने का। बाकी सभी तरीकों में पैसे लगते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट एंड इंस्टीट्यूशन आर फाउंड इन, हायर अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से नीचे आना, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, ऊपर से नीचे जो ऑर्डर मिलते हैं एजुकेशन कोड के अंदर लिखी जाती है ना, कि अब हमने करना क्या है,
यानी एजुकेशन कोड के अंदर एक पूरे निज़ाम तालीम या पूरा एक एजुकेशन के बारे में जो रूल्स कवानीन लिखे होते हैं, वो हायर अथॉरिटी ने लिखे होते हैं ना, वो एजुकेशन कोड के अंदर आते हैं। जबकि आर्डर बुक तो वो होती है जो हेडमास्टर लिखता है कि हाँ जी फलां बंदा ये करेगा, फलां बंदा ये करेगा। ठीक है। सर्कुलर भी यही होता है कि एक पेज के ऊपर या किसी डायरी के ऊपर लिखते हैं हाँ जी कि फलां दिन पार्टी होगी, सबसे उसके ऊपर साइन ले लेते हैं। कंटिजेंसी रिकॉर्ड ये वो होता है हमारी जो छोटी मोटी चीजें, बर्फ वगैरह इस तरह की चीजें, उनका रिकॉर्ड सेव करना होता है। लेबोरेटरी अटेंडेंट इज कंसीडर्ड द लीव पर्पज एज एन एम्प्लॉय ऑफ। देखिए जो हमारे ना कॉलेज के अंदर ये इस तरह के सवाल जो है ना, आप बच्चों पहले भी आप लोग ना ग्रुप के अंदर भी एक दफा डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे लाइब्रेरियन है, जैसे ये लेबोरेटरी के अटेंडेंट हैं, ये लोग ना नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट में आते हैं। ये लेबोरेटरी को मैनेज करना या लेबोरेटरी को क्लीन रखना, चाहे स्टूडेंट नहीं आ रहे, लेबोरेटरी को क्लीन रखना, एक्टिव रखना, ये उनकी ड्यूटी है। और जैसे अब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो उन दिनों के अंदर एग्जाम चल रहे होते हैं, ये इनके मुख्तलिफ फॉर एग्जाम्पल हायर सेकेंडरी के या सेकेंडरी स्कूल के इस तरह एग्जाम चल रहे होते हैं, तो वो अटेंडेंट जो होते हैं वो अब प्रेजेंट होते हैं। यानी जो अटेंडेंट है ये नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट में आते हैं, इनको गर्मी की छुट्टियां या सर्दी की छुट्टियां नहीं होती। लेबोरेटरी अटेंडेंट हो या जो है वो उसके अलावा आपकी लाइब्रेरियन वगैरह हो, ये मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दिया हुआ है, लेकिन ये मैंने प्रॉपर पूछा था जो सर्व कर रहे हैं, उन्होंने ये इस तरह बताया। अब कुछ लाइब्रेरी शायद ऐसा होती होंगी, लेकिन बहरहाल उसने मुझे ये बताया कि सर हम नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट के लोग हैं। द मेन पर्पज ऑफ द दियोबंद तहरीक वाज टू। तो दियोबंद तहरीक जो है ना वो इस्लाम को प्रोपगेट करना, फैलाने के अंदर, यानी एक वाहिद उस वक्त की जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी चल रही थी, मतलब कामयाब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट है, दियोबंद की है, शिबली नुमानी की है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये ये उनकी फंडिंग से चल रही थी। जो थी ब्रिटिश की फंडिंग उनकी प्रॉपर होती थी, मंथली मिलती थी। जबकि वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी दियोबंद जो बिल्कुल किसी की फंडिंग पे नहीं चल रही थी, और इनका अपना एजेंडा था और ये उनकी मुखालफत करते थे। ठीक है। डिसेंट्रलाइज होता है चीजों को तकसीम करना। यानी मिसाल के तौर पे देखें, आपके 4 बच्चे हैं और आप ना ये कहते हैं बेटा आपके जिम्मे आपने फलां काम करना है, बेटा आपने फलां काम करना है, फलां आप बैठ जाके सौदा लेके आओगे, आप जो है ना यहाँ पे जो है मेरे साथ बर्तन धुलवाओगे, आपने कपड़े धुलवाने हैं, आपने सफाई करवानी है। अब ये काम आपने डिवाइड कर दिया, बेसिकली आपने उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया, आपने काम को डेडिकेट कर दिया है, निचले लेवल पे कर दिया है। यानी देखें पहले एजुकेशन 2009 से पहले ना फेडरल देखती थी, तमाम इदारे फेडरल के अंदर थे। फिर 2009 के अंदर तरमीम के बाद जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया कि फेडरल से एजुकेशन प्रोवेंसेस के अंदर चली गई। प्रोवेंसेस ने मजीद जो है वो कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया कि उसने अब एजुकेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटीज कायम कर दी हैं, और सीईओ जो है वो डिस्ट्रिक्ट का जो सरबराह होता है एजुकेशन के किस्म का। तो डिसेंट्रलाइज होता है निचले लेवल पे एजुकेशन को जो है वो कर देना। ध्यान है? हाँ? चलो ठीक। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, समझ आ गई? अच्छा, लिटरेसी सेंटर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सिक्स्थ प्लान वर रिप्लेस्ड बाय। तो जो लिटरेसी सेंटर थे इसको ना छठा प्लान मेरा ख्याल है बनता है, ये इसका दौर था, जियाउल हक का दौर था। तो उसके अंदर जो है ना वो लिटरेसी सेंटर जो है उनको नई रोशनी स्कूल के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया गया था। टीचर एक्सप्लेन एंड परफॉर्म प्रैक्टिकली, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर टीचर एक्सप्लेन करता है और परफॉर्म करता है। ठीक है। इन सबसे यही शो करना, शो अप करना, इस तरह के मेथड जो है ना ये डिसेंट्रलाइज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आता है। विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट अकेडमी ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड? सोशल, अब देखिए मादर माँ जो है ना वो अकेडमी नहीं है, अकेडमी पहला घर है। यानी वो जहाँ बच्चा सोशलाइज होता है, उसको मिलना जुलना, हर एक के साथ बात करना, ठीक है, काम करवाना घर में, तो बेसिकली बच्चे का जो घर है ना वो उसकी पहली अकेडमी होती है यहाँ बच्चा सोशलाइज होता है। The ability to solve problems or to adjust in the new environment is defined as, तो कोई मसला सॉल्व करना, ये इंटेलिजेंस इसकी डेफिनेशन है कि किसी कहीं पर एडजस्ट करना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये सारे स्कूल छोटे मोटे इस तरह के डेरों पे चलने वाले या जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको खींच के लेके आके उनको पढ़ाना, तो ये इन्हीं के पर्पज थे। पायलट स्कूल हो, नई रोशनी स्कूल हो, वर्कशॉप स्कूल हो, सभी का पर्पज
कहीं ना कहीं यही है कि उनको बच्चे जो तालीम छोड़ चुके हैं उनको पढ़ाना, ये उनका पर्पज है। Guidance worker is interested to help in improving. Guidance worker is interested to help in improving student problem. तो गाइडेंस गाइडेंस का, वैसे गाइडेंस का ना पर्पस एडजस्टमेंट होता है बच्चे की, तो वही जो है ना वो इंटरेस्टेड टू हेल्प इन स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर इनका इंटरेस्ट होता है गाइडेंस वर्कर का। परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन। तो परमानेंट जो डिफिकल्टी होती है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर जो है वो, यानी जो डिफिकल्टी हमने देखनी होती है किसी भी लर्निंग के अंदर वो डायग्नोस्टिक होती है। फॉर्मेटिव में ड्यूरिंग, समेटिव में एट द एंड, कंटेंट इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट टीचर इन टीचिंग प्रैक्टिस मींस, सेल्फ इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट टीचर्स इन टीचिंग, स्टूडेंट या टीचर की सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद की इवैल्यूएशन करना, वो यही एनालाइजिंग हम सब अपने आप को एनालिसिस करना होगा। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम कभी भी कहीं भी कुछ भी किस से भी सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है। बॉस इज ऑलवेज राइट, ये ऑटोक्रेटिक यानी अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, इसके अंदर बॉस इज ऑलवेज राइट का स्लोगन होता है। when is which is not true about lesson plan, lesson plan की कौन सी बात ठीक नहीं है। it develop confidence in new teacher, बिल्कुल जब जिसने लेसन प्लानिंग की उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। it helps in orderly delivery of content, ये मदद करता है कि हमें एक तरतीब से पढ़ाने में पता चलता है कि पहले क्या पढ़ाना है बाद में क्या पढ़ाना है। it is developed by students, ये स्टूडेंट की तरफ से डेवलप होता है, तो स्टूडेंट्स की तरफ से डेवलप नहीं होता, ये टीचर डेवलप करता है, ठीक है। इट ऑब्जर्व hazards in teaching, it observes hazards in teaching, पता नहीं ये क्या ऑब्जर्व, मैंने तो मुशाहिदा करना होता है। हैजर्ड्स, हैजर्ड होता है, हैजर्ड तो नुकसान होता है, हैजर्ड इन टीचिंग, ये इससे टीचिंग को नुकसान होता है। ये दोनों सी और डी जो है ना ये गलत है, मतलब अब स्टूडेंट डेवलप नहीं करता, लेसन प्लान टीचर करता है। दूसरा ऑब्जर्व हैजर्ड्स इन टीचिंग, टीचिंग के अंदर इसके नुकसान का मुशाहिदा होता है, पता नहीं ये हैजर्ड, ये भी कोई अजीब सी स्टेटमेंट ही है। स्कूल मतलब सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, या डी के मीनिंग को देखिएगा, मीनिंग समझ आ गया तो फिर पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा है। स्कूल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, स्कूल सोसाइटी का रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी की नुमाइंदगी करता है। लीव इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर फॉरेन, जो छुट्टी लेनी होती है ना, छुट्टी महीनों के अंदर नहीं ली जाती, छुट्टी दिनों के अंदर हमेशा ली जाती है। यानी 3 महीने भी छुट्टी लेनी है ना, तो आपने सिर्फ ये नहीं लिखना होता कि 3 माह छुट्टी लेनी है जैसे मिटर्निटी लीव होती है, बल्कि आपने लिखना होता है कि मुझे 89 डेज या 90 डेज की लेनी है। आपने इद्दत की छुट्टी लेनी है ना, तो वो भी आपने ये नहीं लिखना कि मुझे 4 माह की छुट्टी चाहिए, बल्कि आपने 120 डेज मेंशन करने हैं वहां पे, ठीक है। तो यानी लीव जो होती है वो हमेशा डेज के अंदर ली जाती है, वहां महीने, हफ्ते, ईयर, साल ये नहीं लिखा जाता, ठीक है। उम्र की छुट्टी ले, हज की छुट्टी ले, कोई भी ले तो आपको दिन मेंशन करने होते हैं। द वर्ड डीडीओ, डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, डीडीओ एक पावर होती है, यानी जो जो एक अकाउंट होल्डर होता है कि जिसके जरिए उसके मतहतों को पैसा दिया जा रहा होता है, इसकी जैसे हमारी तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल अब डीडीओ कोड के अंदर आती है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो आगे फिर उसके निजाम चलता है। द ऑर्डर फ्रॉम द हायर अथॉरिटी इशू फ्रॉम टाइम टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर प्रिजर्व्ड इन, वही बात जो ऑर्डर ऊपर से होते हैं वो टाइम वो एजुकेशन कोड के अंदर लिखे जाते हैं। प्रेज करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, रिवार्ड देना, ये मोटिवेशन है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे इसका सवाल का जवाब 1974 होना चाहिए, लेकिन चूंकि 1974 नहीं है तो फिर भी 77 हम होना चाहिए। अब यहाँ यह तो सवाल ये गलत है ना, अब यहाँ पे कहीं मेंशन होता कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज अनाउंस्ड 1972 के अंदर अनाउंस हुई है, 1974 के अंदर वो एस्टेब्लिश हुई है, 1977 के अंदर उसका नेम चेंज हुआ है। पर स्कूल एजुकेशन इज गिवन, 3 से 5 साल की जो एजुकेशन तालीम साल होते हैं, इसमें बच्चों को परी एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, जिसे ईसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्कूल फंक्शनिंग इज, तो सबसे अहम फंक्शन जो सिस्टमेटिक चलाने के लिए, तरतीब से किसी इदारे किसी निजाम को चलाने के लिए जरूरी है वो टाइम टेबल है। अ सक्सेसफुल क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट इज टू गेट प्लान, जो सक्सेसफुल क्राइटेरिया है कि आपका प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने क्या करना है और उसके मुताबिक चलने। PIT ही प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन,
तो ये मेरा ख्याल है कि ये शायद पहले जो है ना वो इनके नाम थे जो पाइट, ये डीएसडी से पहले। तो पाइट प्रिवेंशन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर को एजुकेशन देते हैं, टीचर ट्रेनिंग वगैरह का जो इदारा है। द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, देखिए इंटेलिजेंस क्वोशंट, जो आईक्यू को फार्मूला है ना, ये स्टर्न ने दिया था। अगर कहा है ना कि पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट किसने दिया था, वो बीने है। अगर आईक्यू के कंसेप्ट की बात कर रहा है तो आईक्यू टेस्ट, आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वोशंट, और इंटेलिजेंस क्वोशंट मतलब एम ए ओवर सी मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो स्टर्न ने दिया था। ठीक है, ये इसका ए ऑप्शन स्टर्न ठीक है। रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस इन, तो परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, तो अब बिहेवियर की बात आ गई तो एक्सपीरियंस बिहेवियर, तो ये लर्निंग होता है। लर्निंग क्या है, सीखना। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, तो चेंज की जगह पे इन्फ्लुएंसेस आ गया है, तो वो लर्नर की डेफिनेशन ही है। इफेक्टिव टीचिंग इज लीव्स फ्रीक्वेंटली करेक्टराइज्ड बाय, तो इफेक्टिव जो टीचिंग होती है वो रेसिटेशन, यानी इफेक्टिव जिसके अंदर कम, सबसे लीस्ट जो है वो टीचिंग कौन सी होगी, जिसके अंदर हम जो है वो डिस्कशन प्रोसीजर, ये अच्छा तरीका है। होमवर्क असाइनमेंट, उस्ताद असाइनमेंट दे, स्टिमुलेट एटमॉस्फेयर, बच्चों को उभारे, तो रेसिटे रट्टे लगाना लेसन के सबसे लीस्ट तरीका है लर्निंग का। ठीक है। फर्स्ट डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन पाकिस्तान, देखिए 1947 के अंदर पहला जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हुई। पहली एजुकेशन के ऊपर जो डिटेल आई है ना पॉलिसी, वो 1959 के अंदर आई है। 1959 के अंदर पहले डिटेल एजुकेशन के ऊपर गुफ्तगू, जो उसकी पॉलिसी आई है, जो रिपोर्ट थी, वो 1959 की थी। एजुकेशन इंडेक्स, इंडेक्स होता है जो थीसिस के अंदर आखिरी चैप्टर होता है, जहां पे हम रेफरेंसेस दे रहे होते हैं, तो उसको जनरल रेफरेंस है, कोई स्पेसिफिक, कोई प्राइमरी सेकेंडरी कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बल्कि इसको रेफरेंसेस को, इंडेक्स को जनरल रेफरेंसेस भी बोलते हैं, जो एट द एंड ऑफ थीसिस हम देते होते हैं। इन मोटिवेटिंग मोटिवेशन के प्रोसेस के अंदर द रिवार्ड विच आर अवार्डेड बाय अदर, जो हमें कोई और रिवार्ड दे रहा होता है या कोई और एक्शन होता है कंसिक्वेंसेस का, तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक होता है, यानी कुछ आना, कुछ कहीं से किसी चीज का ताल्लुक होना, बैर से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज प्रेसिडेंटेड ओवर, तो पहली जो पूरे पाकिस्तान की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 के अंदर हुई थी, इसको लीड करने वाले उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर फजलुर रहमान साहब थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 टू 2010 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, 1998 से 2010 तक जो है वो इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। तो नवाज शरीफ जो है उसकी गवर्नमेंट जो है वो थी 1998 से 2010 की पॉलिसी भी नवाज गवर्नमेंट की थी। 2000 जो है वो 17 की पॉलिसी भी नवाज शरीफ गवर्नमेंट के अंदर आई थी। 1992 की पॉलिसी भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की आई थी। इंडेक्स देखिए, हमारे ना थीसिस के 3 एरियाज होती हैं, पहला पार्लिमानी पेजेस, दूसरा मेन बॉडी, और तीसरा रेफरेंसेस। तो इंडेक्स जो होता है ना, इसको हम रेफरेंसेस भी बोलते हैं। जो थीसिस में या जो आखिर के अंदर हम हवाले दे रहे होते हैं, इंडेक्स मतलब जो हवाले, वो रेफरल या रेफरेंसेस वगैरह जो होते हैं, सो रेफरल कह रहा रेफरेंसेस जो होते हैं, उसे हम इंडेक्स बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, पीपल नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1972 से ऐसी की पॉलिसी के अंदर ऐलान हुआ। बजटिंग, बजट जो है वो एस्टिमेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। नॉन फॉर्मल के अंदर फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री, फ्लेक्सिबल, हमने टोटल 80 सवाल करने हैं और 68 हो गए हैं। अभी हम जो है वो 12 सवाल और करेंगे। क्लास जैसे ही एंड हो तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है जी। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी इन्हीं को बोलते हैं, रेफरेंसेस वगैरह को ही बोलते हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, आप अपनी मर्जी से जाते हैं और मर्जी से आते हैं, या आप अपनी मर्जी से टाइम को तब्दील करवा सकते हैं। ये हमारे नॉन फॉर्मल के अंदर ये चीजें होती हैं।